नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है दोस्तों। लेकिन एक चीज हमेशा गांठ बांध लेना कि अगर आपको मेरे जगह पे आना है, कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है तो प्रत्येक कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे हैं, यानी कि जो आप कंपटीशन में हैं, वहां पर दोस्तों कंपटीशन का मतलब ही होता है कंपटीशन। यानी कि अगर कोई लड़का 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है तो आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई 5 घंटा पढ़ रहा है तो आपका दायित्व होना चाहिए कि 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा पढ़े, क्योंकि जिस भी फील्ड में हैं आप, जिस भी फील्ड में आप घुस चुके हैं, उस फील्ड में दोस्तों आपका नींद जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आप 5 घंटा आज दे रहे हैं, कोशिश करो कि कल जो देंगे उसको 6 घंटा में बदल दें, और 6 घंटा को 7 घंटा में बदल दें, 7 को 8 में बदल दें, 8 को 9 में बदल दें। दोस्तों, हम हमेशा आप लोग को ये बतलाते आ रहे हैं दोस्तों कैसे कंपटीशन को क्रैक करना है। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं दोस्तों, मैं रात को 10 बजे सो जाता था, ठीक ना। रात को 10 बजे तक मेरा काम था सोना, ठीक ना। लेकिन मॉर्निंग में 5 बजे ही हम उठ जाते थे। उठ जाते थे, ध्यान रखना, मॉर्निंग में 5 बजे ही हम उठ जाते थे। अब देखो, मॉर्निंग में अगर 5 बजे उठते हैं दोस्तों, मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं और रात में 10 बजे सोते हैं। इस बीच में अगर देखा जाए 5 बजे से 5 बजे 12, 5, 17, टोटल दोस्तों हमको 17 घंटा मिलता था। ये पूरा दिन, एक लंबा दिन मिलता था हमारे पास। समझ रहे हैं ना? एक लंबा समय रहने के वजह से ही हम क्या करते थे कि चलो, अगर इसमें हम 2 घंटा नाइट में खाना बनाने का, 2 घंटा दोपहर में खाना बनाने का, 4 घंटा, 1 घंटा इवनिंग में खेलने का ले लो, 5 घंटा निकाल देते हैं, 17 से बच रहा है 12 घंटा। 12 घंटा में 2 घंटा और आप वेस्ट कर दो किसी भी चीज में, अननेसेसरी चीज में आप वेस्ट कर दो, बच रहे कितना दोस्तों? 10 घंटा। दोस्तों, इस 10 घंटा को आपको पूरा दिन में यूज करना है। इस 10 घंटा को पूरा दिन आपको यूज करना है। ध्यान रहे, कैसे यूज करना है दोस्तों? इस 10 घंटे को आप बांट दो, डिवाइड कर दो। इस 10 घंटे को आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। एक हम ऐसे एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक इधर बढ़ा देते हैं दोस्तों 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, बायो पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए। हिस्ट्री पढ़ने के बाद ज्योग्राफी पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए, उसके बाद क्या बच गया? विविध पढ़ लिया, यानी कि मिक्स, जो कि आपका एल्यूशन का एक चैप्टर है। दोस्तों, कहने का मतलब ये 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट पे जा रहा है। 1-1 घंटा अगर हम जोड़ते हैं तो 10 घंटा हो रहा है, जबकि हमको 1-1 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट पे नहीं देना होता है। जैसे देखो, आपका ये रीजनिंग जो है, रीजनिंग को हम 30 मिनट ही पढ़ना है। 30 मिनट अगर डेली बनाते हैं रीजनिंग तो काफ़ी है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ऐसे ही हिट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। रीजनिंग को 30 मिनट देना है। जैसे मैथ का 1 घंटा पढ़ना है हमको, फिजिक्स को 45 मिनट पढ़ना है, ठीक ना। केमिस्ट्री को उसी तरह 45 मिनट पढ़ना है, क्योंकि ये सब छोटा सिलेबस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका छोटा सिलेबस है, और एक बार पढ़ते हैं तो वो 100% आप उसको समझते हैं, इसीलिए आपके 100% वो आपके माइंड में फिट हो जाता है, ठीक ना। उसी तरह से हिस्ट्री को 1 घंटा पढ़ लिए, ज्योग्राफी को 1 घंटा पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स को 30 मिनट पढ़ेंगे, काफ़ी है 30 मिनट, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक छोटा सिलेबस है, ठीक ना। आपका पॉलिटिकल साइंस को 1 घंटा दे दो, मिक्स को आप 30 मिनट ही पढ़ो डेली, 30 मिनट ही डेली पढ़ो। अब कितना हो गया जोड़ो? 1 घंटा, 1 घंटा, यानी 1, 2, 3, 4 घंटा, ये हो गया 30 मिनट, यानी कि 5 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया उधर, 5 घंटा उधर हो गया, 30 और 30 इधर से निकालो, 6 घंटा हो गया, 30, यानी 7 घंटा हो गया टोटल, 7। अभी भी आपके पास 3 घंटा बच रहा है। अब 3 घंटा में दोस्तों क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आप पढ़ाई करते हैं ध्यान से सुना, अगर आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों, ये जो हम बताएं आपको पढ़ने का तरीका, ये थ्योरी पढ़ने का तरीका है। आपको थ्योरी पढ़ना है,
थ्योरी पढ़ना है। देखो थ्योरी पढ़ते हैं तो आपके अंदर में एक ग्रोथ होता है, आपकी जो सोचने की क्षमता वो बढ़ जाता है, ठीक ना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आप वहीं पर समाप्त हो जाते हैं जितना वो लिखा होता है, समझ रहे ना, आपके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने से आपके अंदर ग्रोथ होता है, आपको आपकी जो सोचने की क्षमता वो बढ़ जाती है, ठीक ना। अब थ्योरी पढ़ने के बाद अब ये होता है दायित्व आपका कि मेरे अंदर कितना रहा, आज हम कितना किए, हम जो पढ़े वो मेरे अंदर है या नहीं। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, टेस्ट लगाना है। ये 3 घंटा जो बचा है आपके लिए, इसमें टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर आप वही है जहां पहले थे। थ्योरी पढ़ो देन टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट तभी कंप्लीट होगा जब आप उसका एनालिसिस करेंगे। ध्यान से सुनना, टेस्ट दोस्तों ये तभी कंप्लीट होगा जब उसका आप एनालिसिस करेंगे। ध्यान से सुनना, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का मतलब दोस्तों, अगर 100 क्वेश्चन अगर आज 100 क्वेश्चन में से आपने 70 क्वेश्चन कर दिए तो इसका मतलब दोस्तों 70 क्वेश्चन आपने इसमें से निचोड़ लिए। 70 क्वेश्चन आप जानते थे लेकिन 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, या हो सकता है उसमें कुछ गलती हो गया है। अब 30 क्वेश्चन ये जो हमसे छूट गया है इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। कहने का मतलब इसको देखना है, इसको देखना है दोस्तों। जब आप देखेंगे तो 30 का 30 क्वेश्चन आज नया सीखेंगे और यही 30 क्वेश्चन में से कल जब टेस्ट देंगे यही 30 क्वेश्चन से 3 या 5 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, जहां इसको आप 70 करते थे 70 में आप 73 या फिर 75 करने लगेंगे, ऐसे ही नंबर बढ़ता है। तो एनालिसिस करो देन आपका नंबर इंप्रूव होगा। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ेंगे या फिर ऐसे देखते लोगों का नंबर कैसे इतना आ रहा है, वो कैसे 80-85 कर रहा है, ऐसे नंबर नहीं बढ़ता है। आप थ्योरी पढ़ो देन टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन, ये आपका दायित्व होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आज हमसे छूट गया वो क्वेश्चन लाइफ में दोहरा के नहीं छूटना चाहिए, चाहे मेरा टेस्ट हो या मेरा मेन एग्जाम हो, समझ है ना, ये नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। ये जो हो गया एक वो स्टूडेंट जो प्रत्येक एग्जाम का रिजल्ट देता है, उसके पीछे का यही है फंडा। और एक वो स्टूडेंट जो गधे के तरह पढ़ते जा रहा है, ना तो उससे कोई एग्जाम निकल रहा है और ना वो किसी भी सेक्शन में आगे बढ़ पा रहा है। उसका कम करने का तरीका बिल्कुल भद्दा है, गंदा है दोस्तों। मेरा देश यानी भारत एक ऐसा देश है, ऐसी इस देश में ना जाने, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कालिदास नाम तो सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। कालिदास आपको पता है ना, जिस डार पे वो बैठे थे उसी डार को वो काटते थे, हाँ, यानी कि जिस डार को वो काटते हैं उसी डार पे वो बैठते हैं, हाँ। लेकिन उसकी आगे की जीवनी जब देखेंगे तो सोचो उसकी बुद्धि कहाँ से कहाँ। उसी तरह हमारे देश में अंगुलीमाल डाकू, हाँ, कितने सारे हत्याएं किया उसने, लेकिन अब देखो उसके आगे की जीवनी पढ़ो उसका। तो दोस्तों कुछ भी संभव है अगर आप चाह लेंगे, अगर ठान लेंगे, लेकिन उस पर कंटिन्यू आपको लगे रहना पड़ेगा, उस पर कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। जो फंडा बताए इस पर कंटिन्यू आपको लगे रहना है, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा, एक आत्मविश्वास जगेगा, तभी आपको ऐसा लगेगा, एक ऊर्जा का एहसास कि हम भी कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं, टेस्ट जब भी लगाते हैं आप तो कोशिश करो ऑफलाइन दें। ऑफलाइन देने का मतलब होता है कि खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करना। अभी देखो हम आपसे पूछते हैं, अगर कोई आपको 30 दिन का 30 दिन खाना ला करके देता है, परोसता है और खाने देता है, और एक दिन अगर नहीं देगा तो आपका क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो खाना खुद से क्रिएट करो, यानी खाना खुद से बनाना सीखो तो बेहतर होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप ऑफलाइन टेस्ट लगाएंगे, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट लगाएंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए भी मिलता है। आपका ये दायित्व होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट लगाओ ज़्यादा। ऑनलाइन भी दो, सप्ताह में एक आध को दे दो, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा दो और वहाँ पर खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करो। जो आपने ये थ्योरी पढ़ा है ना, थ्योरी पढ़ रखा है ना, इसमें से क्वेश्चन को बनाओ। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप क्वेश्चन जब बनाते हैं तो दूसरे के लिए बनाते हैं, तो वहाँ पर आपके मन में एक डर रहता है कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, कहीं आंसर गलत ना हो जाए। आप ढंग से 100% कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम करते हैं और इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इससे आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों देखो, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ बहुत सारे लड़के टेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। आप भी अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और वहाँ पर आपका दायित्व होना चाहिए। अगर वहाँ पर आते हैं आप तो टेस्ट दो, टेस्ट देते भी हैं और
क्या करना है, क्वेश्चन को क्रिएट करके दूसरे के लिए भी तैयार करना है, ठीक ना। सप्ताह में 1 दिन दो, 2 दिन दो, इस तरह करने से ही आपके अंदर की जो क्षमता है जो आप देखना चाहते हैं तभी वो आपके अंदर आएगा, ठीक ना। तो ये सारे चीज आपको करना जरूरी है और कोशिश करो आज से ही करें। तो दोस्तों ये जो था मेन चीज था जो आप लोग को बताना जरूरी था और कोशिश करो इस पर काम करना आज से ही चालू करना है। लेकिन आगे क्या हम टॉपिक जब भी लेके आएंगे दोस्तों, जब भी यानी कोशिश करेंगे, कल ही आप लोग को दें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसका ग्राफ समझेंगे, ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप लोग देखे होंगे एग्जाम में या फिर रेलवे का अगर घटना चक्र होगा उसमें देखना कि इस तरह के ग्राफ होते हैं, इस तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है ना। इसमें पूछेगा दोस्तों, इसमें पूछता है इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ पूछता होता है। इसमें पूछेगा कि कौन से ग्राफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समान वेग को दर्शा रहा है, या इसमें क्या त्वरण एक्सीलरेशन क्या है, इसमें एक्सीलरेशन क्या है, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक ना। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना, आगे की वीडियो में। अभी हम लोग इतना ही काफी है, जितना हम बोले, जो हम दिए उसको आप पहले टाइम टेबल बनाओ, उस पर काम करो और उसके आगे की जो वीडियो हम पढ़ेंगे एक ग्राफ को समझेंगे, ठीक ना। तो आगे अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर बताए थे टाइम होता है जो कि सेकंड में मापते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी एस से डिनोट किया जाता है, इसको एस से डिनोट किया जाता है और ये इसको मीटर में मापते हैं, ठीक ना। इस तरह से दोस्तों आपका लुसेंट जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 4 निकाल लेना, उसी का हम ये पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। उसमें सवाल दिया हुआ है कि ये कार ए है और ये कार बी है। उसमें पूछा है किस कार की वेलोसिटी ज्यादा है, कार ए और कार बी में से किस कार की वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसको हम समझेंगे कैसे कार की वेलोसिटी या किसी भी चीज का वेलोसिटी स्लोप के द्वारा निकाला जाता है, कैसे, ठीक ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों। और हमेशा दोस्तों कहते हैं आप लोग को वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो ताकि उन सारे कैंडिडेट तक पहुंच पाए जो कहीं माल में भटक रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।